हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत वेलकम और आप सबों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी पसंद किया है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि ये नए-नए क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी हैं। इसी क्रम में आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, what is the maximum time limit for returning a dishonored check to the customer? चेक जब कोई बैंक के द्वारा अनपेड बिना भुगतान के रिटर्न कर देते हैं, तो कस्टमर को उस चेक को बैंक को वापस करना होता है। कस्टमर ने चेक जमा किया है, उसका वापस करना होता है। उसके लिए रिजर्व बैंक ने कुछ टाइम फिक्स किया हुआ है कि कितने टाइम के अंदर में चेक रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो आपको कई ऑप्शंस देंगे। यहाँ पर सही ऑप्शंस आपका हमेशा होगा 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर में किसी भी बैंक को उसने जो चेक जमा लिया था, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, उसे वापस कर देना है उस कस्टमर को जिसने चेक जमा किया था। अगला प्रश्न आज का, why is it important to write the amount of check in both words and figure? चेक पे रकम वर्ड्स में और फिगर में लिखना क्यों जरूरी है? मतलब हम लोग शब्द में भी लिखते हैं और अंक में भी लिखते हैं। देखते होंगे चेक पर आप लोग दो तरह से रकम लिखा जाता है। तो क्यों ऐसा है? ऐसा करना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर देखिएगा कई ऑप्शंस हैं। मेन इसका उद्देश्य है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड फोर्जरी। केवल अंक में लिखते हैं तो अंक को बदला जा सकता है, फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड को बचाने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, फोर्जरी नहीं हो, इसके लिए चेक पे अंक में और शब्द में अमाउंट का लिखा जाना जरूरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ए चेक ट्रांजैक्शन? कोई भी चेक जब कोई व्यक्ति कस्टमर इशू करता है, बैंक पेमेंट करता है और किसी को पेमेंट मिलता है, तो देखिए इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होता है। व्हाट आर द थ्री पार्टीज? आपको उसका नाम बताना है। एक, कस्टमर जिसने चेक इशू किया है उसको बोलते हैं ड्रावर। जो कस्टमर चेक इशू करता है उसको बोलते हैं ड्रावर। और ड्रॉई होता है बैंक जो चेक का पेमेंट करेगा। और तीसरा बोलते हैं पेई, जिसको पेमेंट मिलने वाला है। हमेशा याद रखिएगा, ड्रावर है, ड्रोई है और पेई है। अगर हिंदी में जो साथी एग्जाम देना चाहते हैं उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आहरण करता, आहरिति और अदाता। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, इन विच लैंग्वेजेस कैन चेक बी रिटेन? चेक किस भाषा में लिखा जा सकता है? ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आप लोग सबको को लगता होगा कि ये इंग्लिश हिंदी के अलावा और किसी भाषा में नहीं लिखा जा सकता है, परंतु प्रावधान क्या है? प्रावधान है कि इंग्लिश में मन करेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, और द कंसर्न रीजनल लैंग्वेज, संबंधित क्षेत्रीय भाषा में चेक लिखा जा सकता है। आप बंगाल में रहते हैं, आप बंगाली में चेक लिख सकते हैं। आप उड़ीसा में रहते हैं, आप उड़िया भाषा में भी चेक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द नेशनल कैलेंडर इन रिलेशन टू चेक? नेशनल कैलेंडर अपने देश में जिस तरह से ये 2024 का साल अभी चल रहा है, 2024 क्या है बोलते हैं हम लोग, इस बीसी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, एसी और बीसी। तो क्या है, ईसा मसीह से रिलेट करता है ये 2024 का साल। उसी तरह से हिंदू में अपने देश में कई सम्मत भी हुए थे, कई राजाओं ने सम्मत चालू किए थे। इसी में नेशनल कैलेंडर डिक्लेयर किया गया है। अपने यहाँ एक शक सम्मत है। शक सम्मत
उसको भारतीय सरकार ने अपने अपने देश की सरकार ने नेशनल कैलेंडर डिक्लेयर किया है और कहता है कि अगर किसी चेक पर आप आज का डेट जो अंग्रेजी में है, मान लीजिए कि आज का डेट है आपका 15/11/2024। 15/11/2024 आप इस तरह से नहीं लिख करके, और कैलेंडर ये जो आपका शक संवत के अनुसार कैलेंडर है, मान लीजिए इस दिन आपका एकादशी है, तो आप एकादशी और कार्तिक मास और इसका जो भी साल है, आई थिंक 1946 चल रहा है, उस तरह से भी तारीख लिखते हैं तो वो वैलिड है, बैंक उसे मना नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या बोलता है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट चेक्स डेटेड अकॉर्डिंग टू द शक संवत। अगर आपने इंग्लिश डेट के अनुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके अनुसार डेट नहीं डाला है बल्कि शक संवत के अनुसार डेट डाल दिया है, ये भी वैलिड है और बैंक इसका पेमेंट करेगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ चेक फॉर्मेट इन इंडिया? अपने देश में रिजर्व बैंक ने चेक फॉर्मेट को एक स्टैंडर्डाइज किया है और वो स्टैंडर्ड के चेक को ही अब कोई भी बैंक चेक इशू कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सीटीएस 2010। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीटीएस 2010, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटीएस 2010। अगला, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन आउट स्टेशन चेक्स फॉर अदर लोकेशन? देखिए, कलेक्शन में जब हम लोग को किसी दूसरे बैंक का चेक मिलता है तो हम अपने बैंक में जमा कर देते हैं कि वो चेक वो हमारा कलेक्शन करके मंगाने का काम करता है हमारा बैंक। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम लिमिट तय किया है और टाइम लिमिट के हिसाब से जगह को भी 3 भाग में बांटा है। एक बोलते हैं स्टेट कैपिटल, राज्य की राजधानी या उससे बड़ी जगह, दूसरा बोलता है प्रमुख शहर और तीसरा बोलता है अन्य स्थान, अदर लोकेशंस। 3 जगह के लिए अलग-अलग टाइम फिक्स किया है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अदर लोकेशन के लिए कितना टाइम तय किया है, तो सही उत्तर होगा 14 दिन, 14 डेज। स्टेट कैपिटल के लिए आप लोग को बता दें, अगर स्टेट कैपिटल आ जाता है यहाँ पर अदर लोकेशन की जगह, केवल स्टेट कैपिटल लिखा जाता है तो 7 दिन होगा। और अगर ये स्टेट कैपिटल भी नहीं है, अदर लोकेशन भी नहीं है, मेजर सिटीज लिखा जाता है, प्रमुख शहर लिखा जाता है, तो 10 दिन। याद रखना है आपको, सबसे बड़े शहर में 7 दिन है, उससे छोटे शहर में 10 दिन है और अन्य जगह के लिए 14 दिन का टाइम तय किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चेक ट्रंकेशन? चेक ट्रंकेशन क्या है? जब चेक को कंप्यूटर के द्वारा दूसरे ब्रांच में, दूसरे बैंक में भेजा जाता है, इसको चेक चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो यही बोलता है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चेक ट्रंकेशन? चेक ट्रंकेशन का मुख्य फायदा क्या है? फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक। जो हम लोग चेक कलेक्शन कराते हैं ना, पहले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी लगता था, अब 2 दिन में हमारे अकाउंट में चेक का पैसा जमा होता है। फास्ट क्लियरिंग ऑफ चेक्स। दूसरा, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड में बहुत कमी आ गई है जब से ये चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम चालू हुआ है। तीसरा बोलता, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। खर्च भी अब बहुत कम लगता है। पहले 50 रुपया, 75 रुपया और 100 रुपया, इससे भी ज्यादा बैंक ले लेते थे। अब उससे बहुत कम खर्च में हमारा कलेक्शन का काम हो जाता है। ये तीनों ही फायदा है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम का, है ना? ऑल ऑफ द अबव। आइए और अगले बात करते हैं, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रेडिटिंग द प्रोसीड्स ऑफ एन अकाउंट पेई चेक? अकाउंट पेई चेक जब इशू होता है तो आप लोग देखे होंगे, कोई चेक पे इस तरह से 2 लाइन कोना में खींचा रहता है और उसके बीच में ये शब्द लिखा हुआ है, अकाउंट पेई। अगर अकाउंट पे लिखा हुआ है तो इसके बारे में भी क्या नियम है? ये नियम क्या है? यहाँ पे देखिएगा, इट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द नेम्ड पेई।
जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है उसी के अकाउंट में ये चेक का पैसा जमा होगा। अगर चेक अकाउंट पे ही चेक है, बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक का नियम है, अकाउंट पे ही अगर लिखा हुआ है, क्रॉसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जनरल क्रॉसिंग होता है ये। जनरल क्रॉसिंग में अगर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है तो चेक का पैसा हमेशा उस चेक पर जिसका नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में जमा होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो तरह का क्रॉसिंग होता है, एक को बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग और एक को बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। दोनों के बीच में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में अगर स्पेशल क्रॉसिंग है, इसका मतलब है कि उस चेक का पैसा किसी बैंक के द्वारा, जिस बैंक का नाम वहां लिखा हुआ है। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, अकाउंट पे की जगह किसी बैंक का नाम लिखा हुआ होता है और उसी बैंक के द्वारा क्लियरिंग कराया जाएगा। सही आंसर बनता है स्पेशल क्रॉसिंग रिक्वायर्स द चेक टू बी पेड टू ए स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक माने जिसका नाम लिखा हुआ है क्रॉसिंग के समय, व्हाइल जनरल क्रॉसिंग डज नॉट। जनरल क्रॉसिंग अगर किया हुआ है तो उसमें बैंक का नाम नहीं लिखा जाता है और उस बैंक के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू उस चेक का पेमेंट हो सकता है, परंतु स्पेशल क्रॉसिंग में जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है इसी बैंक के थ्रू चेक का पेमेंट होगा। आइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडोर्सिंग ए चेक? चेक को इंडोर्स करने का क्या उद्देश्य है? इंडोर्स करने का मतलब चेक के बैक साइड पर साइन करता है, और इंडोर्स जब होता है जब चेक ऑर्डर चेक लिखा जाता है। तो पर्पस क्या है इंडोर्स करने का, आपको ध्यान रखना है केवल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडोर्सिंग ए चेक। हिंदी में बोलते हैं पृष्ठांकन करने का उद्देश्य क्या है। तो टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द चेक, जब किसी चेक को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको उस चेक के पीछे इंडोर्स करना पड़ेगा। इसको इंडोर्सिंग या इंडोर्समेंट कहते हैं, हिंदी में पृष्ठांकन कहते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोगों के एग्जाम बढ़िया जाए, आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया करें, इससे मेरी शुभकामना है। आप लोगों का आगे भी एग्जाम आने वाला है, आज 12 तारीख हो गया, 16 तारीख को आपका एग्जाम है। तो अगेन एंड अगेन बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग सबको अपने एग्जाम में अच्छा करिएगा। आपका धन्यवाद है। जय हिंद।